वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 780 पेजेस के पीडीएफ को हम लोग कवर अप कर रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, जिसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो है आपका ज्योग्राफी का। सो इस ज्योग्राफी वाले सेक्शन को सबसे पहले स्टार्ट किया गया है। प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा और हर एक वीडियो देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरी सीरीज़। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दुंतरित यानी कि इंडेंटेड हैं। इसी कारण बहुत सी लेगून और झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में इन लेगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। यानी कि जो वाटर के रिसोर्सेज बने हैं उसका एक रीज़न ये भी है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे ऐसा आ सकता है कि आपको एक तरफ स्टेटमेंट दे दें और दूसरा उसका रीज़न दे दें। स्टेटमेंट में ये हो कि इंडिया के जो तटीय राज्य हैं वहाँ पर झीलें बहुत ज़्यादा हैं। रीज़न ये हो कि झीलों का रीज़न क्या है, नीचे रीज़न में क्या देते हैं आपको कि जो समुद्र तट है वो बहुत दुंतरित है यानी कि इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब कटा छटा सा है। इसकी वजह से वहाँ पर झीलें बहुत ज़्यादा बन गई हैं और ये जो धरातल है, धरातल पर वाटर का एक बढ़िया सोर्स डेवलप हुआ है। सो ये एग्जामिनेशन में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है धरातलीय और भौम जल यानी कि अंडर वाटर का सबसे अधिक उपयोग जो है वो कृषि में होता है। ऑब्वियसली बात है, आप देखते ही होंगे अगर कृषि में पानी लगाना है, स्पेशली अगर यूपी वाले एरिया की बात करें या पंजाब हरियाणा की बात करें तो ट्यूबवेल लगाए जाते हैं। जो अंदर पानी होता है ज़मीन के, ग्राउंड वाटर, उसको खींचा जाता है ऊपर, या फिर नहरों के थ्रू सिंचाई की जाती है यानी कि जो हमारा ऊपर धरातल पर जल है उसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें भी अगर हम बात करें धरातलीय जल की, तो तकरीबन धरातलीय जल का 89% कृषि में यूज़ हो रहा है और जो भौम जल है यानी कि जो अंदर पाया जा रहा है भूमि जल, उसका 92% जो है वो कृषि में यूज़ होता है। जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो सतह जल का केवल 2% और जो अंडर मतलब पृथ्वी के नीचे जो पानी है उसका 5% ही उपयोग किया जाता है। अब ये एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं आएगा। एग्जामिनेशन में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि कृषि के उपयोग के लिए सर्वाधिक जो है आपसे कह देंगे कि धरातलीय जल का इस्तेमाल किया जाता है या यूज़ किया जाता है, या फिर जो पृथ्वी पर मौजूदा या फिर हम कहें भारत में जो धरातलीय जल है उसका सर्वाधिक यूज़ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होता है, या फिर आपसे कह देंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इस तरीके से आगे ये परसेंटेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम धरातलीय जल की बात कर रहे हैं तो धरातलीय जल का 89% आपका यूज़ हो रहा है किसमें, कृषि में, और जो पृथ्वी के अंदर पानी है भौम जल है उसका 92%, यानी कि जो भौम जल है उसका परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कि अगर मान लीजिए 100 लीटर है, 100 में से 92 लीटर जो है वो किसमें, एग्रीकल्चर में यूज़ हो जा रहा है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक होता है। इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ याद रखना है कि अगर हम घरेलू जल की बात करें तो धरातलीय जल जो है इसका यूज़ ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वो पानी जो कि पृथ्वी के अंदर है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग जो है सिंचाई के अंतर्गत आता है। निवल सिंचाई क्षेत्र का 76.1%
पंजाब में, 51.3% हरियाणा में, और कुओं और नलकूपों द्वारा ये इनको सिंचित किया जाता है, इरिगेट किया जाता है, जब हम पंजाब और हरियाणा की बात कर रहे हैं। सो पंजाब में 76.1% जो है इरिगेशन किससे होता है आपका, कुओं और नलकूपों से। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तकरीबन 51.3% जो क्षेत्र है कुल निवल संचित क्षेत्र का। इसके बाद ये राज्य अपने संभावित भौम जल के एक बड़े भाग का यूज़ करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में भौम जल यानी कि पानी जो ज़मीन के नीचे है उसकी कमी हो जाती है। इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचे हो जाता है। वास्तव में कुछ राज्य जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। तो ये एक यहाँ पर आपसे रीज़न और असर्शन वाले फॉर्म में आ सकता है कि आपसे कह देंगे कि राजस्थान में जो है बहुत ज़्यादा भूमि जल जो है उसका निकाला जाता है, उसमें फिर कारण में दे देंगे कि भूमि जल निकालने की वजह से फ्लोराइड का जो संकेंद्रण है वो बढ़ गया है या फिर कम हो गया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। और इस वजह से ही अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल और बिहार के कुछ भागों में जो आर्सेनिक है उसके संकेंद्रण की वृद्धि भी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भूजल एक मीठे पानी का स्रोत है, और मतलब ये एक नेचुरल रिसोर्स तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। मानव के लिए जल की प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत जो है, जो सोर्स है, वो क्या है आपका भूमजल है। और इसके अंतर्गत जो है जल भरे हैं जिनमें आपके कुएं और नलकूप आते हैं, जो मतलब जिससे हम पानी लेते हैं। भारत में विश्व की 16% से तकरीबन जो है आबादी जो है विद्यमान है, लेकिन वैश्विक ताज़े जल संसाधन का केवल 4% ही इंडिया में मौजूद है। भारत अभी तक विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता रहा है, जो वैश्विक जल निकासी में 25% की हिस्सेदारी रखता है। मतलब जो पानी का सोर्सेज है इंडिया में उसका सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। भारत के शहरों में जलापूर्ति का 45% भूजल से प्राप्त होता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का अनुमान है कि देश भर में लगभग 17% भूजल ब्लॉकों का अत्यधिक दोहन किया गया है, जहां निष्कर्षण की दर नवीकरण की तुलना में अधिक है। मतलब वहां पर पानी इतना इकट्ठा दोबारा से नहीं हो पाता, बन नहीं पाता, जितने ज़्यादा हम उसको निकाल लेते हैं। कृषि क्षेत्र सिंचाई हेतु 89% भूजल का उपयोग किया जाता है, जबकि 11% घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जाता है। राज्य स्तर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इसमें भूजल की निकासी 100% से भी ज़्यादा है। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-2016 में स्टार्ट किया गया था। ये ईयर एज इट इज़ याद रखना है, और जिसका उद्देश्य क्या था कि देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। 2022 की बात करें तो 2022 के लिए विश्व जल दिवस जो कि आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी आपकी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन, इसके अंतर्गत देश भर में जल संसाधन में सुधार के लिए विशेष अभियान कैच द रेन इसको लॉन्च किया गया था। तो ये कैच द रेन क्यों स्टार्ट किया गया ये आपको पता होना चाहिए, जल संरक्षण में सुधार के लिए। बांध सुरक्षा विधेयक, ये विधेयक आपका 2021 का था। ठीक है, अब ये अधिनियम हो चुका है। चीन और अमेरिका के बाद भारत जो है विश्व में तीसरा बड़ा बांध वाला देश है। राज्यसभा ने 2 दिसंबर 2021 को ऐतिहासिक बांध सुरक्षा विधेयक पारित कर दिया था, जिससे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम लागू करने का रास्ता साफ हुआ था। बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को लोकसभा में 2 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। अब ये लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग आपको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ईयर याद रखिएगा 2019। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र जो है, सबसे अधिक क्षेत्र किसमें आता है, इंडिया में। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं प्राकृतिक संकट और आपदाओं की। अब आपदा क्या है, आपदा प्रायः एक अनापेक्षित घटना है, मतलब जो आप पहले से कुछ उसके बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकते, जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में है ही नहीं। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती हैं, और इसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अपवहन, पंख प्रवाह, हिम और जो आपका ये अवधाव है,
ठीक है, एवलांच है, आदि प्राकृतिक घटनाएं जो है या फिर प्राकृतिक आपदा जो है उसका मेन एग्जाम्पल है। इनमें से अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, परंतु मानव के वांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का दुष्प्रभाव जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं का जो वर्गीकरण है, वायुमंडलीय, भौमिक और जलीय। अगर हम बात करें इसमें बर्फानी तूफान की, हम तड़ित झंझावत की बात करें, तड़ित की बात करें या फिर टॉर्नेडो की बात करें, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें या फिर सूखा की, तो ये सारी की सारी आपकी किस में आती हैं, ये आती हैं वायुमंडलीय में। भौमिक की बात करें जिनका रिलेशन किससे है, भूमि से, तो इसमें आपकी भूकंप हो गई, ज्वालामुखी हो गई, भूस्खलन हो गया, हिमघाव हो गया, एवलांचेस हो गए और मृदा अपरदन हो गया। जलीय की बात करें तो बाढ़ हो गया, ज्वार भाटा जो आता है, महासागरीय धाराएं हो गई, तूफान हो गए, सुनामी हो गई। जैविक की बात करें तो पौधे और जानवर जो हैं उपनिवेशक के रूप में, टिड्डियाँ इत्यादि, कीट, ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण जैसे कि आपके बर्ड फ्लू हो गया, डेंगू हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो आपदा आती हैं ये जैविक आपदा के अंतर्गत आती हैं। तो ये कैटेगराइजेशन की लिस्ट है जिसमें वायुमंडलीय आपदाएं, भौमिक आपदाएं, जलीय आपदाएं और जैविक आपदाओं के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें वायुमंडलीय में कारकापात और पाला हो गया, लू हो गई, शीतलहर हो गई, ये भी इंक्लूडेड रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम आगे बात करेंगे भूकंप के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको देखने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।